रिकॉर्डिंग हाँ स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ तो राघव भाई, कल के तरीके तुम स्टार्टिंग करो, तुम बहुत बढ़िया बोलते हो भाई। तो चलो ठीक है यार, अगर भाई एक बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो इन्वेस्टमेंट की यार बहुत सारी जगहें होती हैं। एक एकदम स्टार्टिंग में सोचो, इंसान बैंक में सोचा है, एफडी वगैरह सोचता है। थोड़ा ऊपर उठता है वो स्टॉक्स का सोचता है, डेली ट्रेडिंग करता है। तो कोई भाई स्पेसिफिकली क्रिप्टो में इन्वेस्ट क्यों करे, मतलब व्हाई शुड ही टारगेट क्रिप्टो फॉर इन्वेस्टिंग? हाँ देखो, इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे एसेट्स वगैरह भी हैं, जैसे कि स्टॉक वगैरह तो है ही, साथ में जो गोल्ड वगैरह है इन सब में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जो क्रिप्टो है ना, ये थोड़ी एक नया टेक्नोलॉजी आया है। तो इसमें अब होता क्या है ना, ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है काफ़ी वॉलेटाइल होती हैं। तो इसमें लो जाने के भी बहुत सारे चांसेस है, अप जाने के भी काफ़ी चांसेस हैं। तो लोग इसमें कह सकते हो कि बेट खेलते हैं एक तरीके से, कि अगर हमने इन्वेस्ट किया, अगर वो अप जाता है तो भाई अच्छी बात है, ग्रोथ होगी अपनी, बढ़िया है। लेकिन उसमें ये भी चांसेस रहते हैं कि डाउन काफ़ी जा सकता है। तो मेजोरिटी ऑफ लोग तो ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि भाई वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक दिन में भाई 15-15 20-20% बढ़ सकते हैं। फिर अगर अभी की बात ना करें तो 2022 और 2021 की जो सिचुएशन है, इसको अगर कंसीडर ना किया जाए, इसके पहले साल जो थे, तो इसमें मेजोरिटी लोग यही सोच के इन्वेस्ट करते थे कि वॉलेटाइल है, इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। हाँ देखो, बेसिकली है क्या, सेक्टर्स बहुत है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी पहले ये था कि लोग इंडिया में देखो सिर्फ 1% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। उसमें भी बहुत कम लोगों को पता है कि एक्चुअली उसमें होता क्या है, ग्रोथ कैसे होती है, ठीक। ज्यादातर लोग गैम्बलिंग करते हैं, और इंडियंस ज्यादातर ये बिलीव करते हैं कि जितना पैसा कमाया उसको बैंक में रखो, उससे ग्रो होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि जो ग्रोथ रेट है, भाई अच्छा तुम एक तरीके से ये सोचो, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और आईएनआर की वैल्यू कम होती जा रही है। तो अगर तुम बैंक में अपना पैसा रखे हो और तुम सोच रहे हो कि वो इंटरेस्ट से ग्रो कर रहा है, तो भाई वो ग्रो नहीं कर रहा है। एक होता है इन्फ्लेमेशन रेट उस पैसे को खाया जा रहा है, एक तरीके से उसकी वैल्यू कम हो रही है। भले ही तुम्हारे बैंक में पैसा बढ़ रहा है, पर उस पैसे की वैल्यू कम हो रही है, ठीक। अब लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन स्टॉक मार्केट में उनको कुछ आइडिया नहीं रहता है। वो पहले कुछ इन्वेस्टर्स से पूछते हैं कि होता कैसे है, लेकिन कुछ मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं रहता है। उसके बाद अभी जो ये नया क्रिप्टो आया है, क्रिप्टो बेसिकली अभी अगर 2 साल पहले की बात करी जाए तो वॉलेटाइल था पर इतना वॉलेटाइल नहीं था जितना अब हो गया है। लोगों ने क्रिप्टो को इतना हाइप इसलिए दिया क्योंकि उसमें जो एक दिन में रेंज थी वो भाई 15% वैरी कर रही थी। आपकी वैल्यू 15% ऊपर जा सकती है, 15% कम हो सकती है, जो कि एक दिन के हिसाब से बहुत ज्यादा था। ये तो चीज स्टॉक मार्केट में नहीं है। तो क्रिप्टो बेसिकली तुम कह रहे हो कि मतलब सही नहीं है, इन द सेंस यू वांट टू से कि जितना बेसिकली तुम रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, जितना अमाउंट तुम रिस्क पे हम्म डाल सकते हो उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मेजर पार्ट ऑफ सेविंग ना लगाओ तो अच्छा है। हम्म यस, देखो मेजर पार्ट ऑफ सेविंग अगर लगा रहे हो और समझ रहे हो 15% का अप डाउन, या तो तुम बिलियनर बिलियनर बन गए एक बार में, या फिर कहीं के नहीं रहोगे। तो मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर तुम लगाना चाहते हो तो वो तुम म्यूचुअल फंड्स की एसआईपीज में लगाओ। वो अच्छा रेट ऑफ रिटर्न अच्छा देता है, टाइम लगता है पर रिटर्न अच्छा रहता है और सेफ है। ऑफ कोर्स अगर जिसको स्टेबल इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो उसकी तरफ कभी नहीं देखेगा, क्रिप्टो की तरफ कभी भी नहीं देखेगा। स्टेबल लॉन्ग टर्म तो उसके लिए एसआईपीज, कुछ एनएफटीज है अपनी, और जितनी तुमने बताई अभी एसआईपी वगैरह। बट क्रिप्टो में ही लोग क्यों करते हैं ना, वो भी इसका रीजन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, और रिस्क भी उतना ही है। तो अभी भी इसका आंसर नहीं क्लियर है कि भाई इट्स इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। हाँ देखो, साथ में क्या देखो। है ना, अगर जैसे कि जो लोग बैंक में सोचते हैं कि एफडी में लगाते हैं, तो जैसे भी आकाश ने बोला, जो इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो अगर तुम नॉर्मल बैंक में जाओगे, फॉर एग्जांपल 3 या 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो कोई भी अमाउंट, अप्रोक्स मान लो 1 लाख रुपए, तो तुम्हें जो इंटरेस्ट मिलता है वो होता है अप्रोक्स 6 साल, मतलब 6% पर एनम। ठीक है, और अगर तुम इन्फ्लेशन देखो, स्पेशली अपने कंट्री इंडिया की, ठीक है, फिलहाल पिछले जो 4-5 साल जो इन्फ्लेशन रेट रहा है, वो भाई 5.5 से 6% तो इन्फ्लेशन ही रहा है। मतलब तो अगर अपने बैंक में पैसा रख रहे हो और अगर तुम उसको एफडी में भी लगा रहे हो, तो एक तरीके से वो पैसा मेरा बढ़ नहीं रहा है, भले ही नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पैसे की वैल्यू है वो सेम रह रही है। और उसी के एग्जैक्टली। हाँ, और उसी के साथ अगर तुम कहीं एफडी में भी नहीं लगा रहे हो, अगर तुम बैंक में बस रखे हो पैसा, तो एक तरीके से 6% से तुम्हारी जो वैल्यू है पैसों की, हर साल से वो कम होती जा रही है।
सही कह रहे हैं, जैसे कि अपना जो आरबीआई भी बोलता है इन्फ्लेशन रेट इन जनरल, अभी अगर कोविड टाइम हटा भी दो तो भी वो इन्फ्लेशन रेट को 4+ ली जा सकता है इन्फ्लेशन। और अब तो भाई एफडी में भी आसानी से 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो एक तरह से एफडी में भी अगर डाले हो और 6% से ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो पैसा तो तुम्हारा डिप्लीट ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है वो कहीं से भी। हाँ बिल्कुल सही बात है यार। और देखो अगर देखो क्रिप्टो की मेरे बात करें इन्वेस्टमेंट में, तो क्रिप्टो में यार देखो, ये तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया जाएगा कि तुमने मान लो जितना भी सेव किया है, तुम्हारे जितने भी सेव, फॉर एग्जांपल तुम महीने में 1 लाख रुपए कमाते हो और फॉर एग्जांपल तुमने 30,000 रुपये सेव किए हैं, तो ये तो बिल्कुल भी वही सजेस्टेड नहीं कि तुम पूरे के पूरे 30,000 रुपये क्रिप्टो में डाल दो। अगर तुम्हारे पास 30,000 रुपये हैं तो तुमको यही सजेस्ट किया जाएगा भाई 30,000 में तुम लाइक तुम मैक्सिमम लाइक 5,000, मैक्सिमम 6-7 हज़ार ही डालो। क्योंकि स्पेशली अगर अभी की बात करें 2022 की, जहाँ पे रिसेशन चल रहा है और साथ में क्रिप्टो की स्टेबिलिटी भी बहुत बेकार है, तो ज़्यादा इन्वेस्ट करना तो बहुत डेंजर में रहेगा, क्योंकि तुमको नहीं पता कि अगले महीने बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी या कमेगी। अगर जनवरी की बात करें तो बिटकॉइन की वैल्यू थोड़ी ठीक थी, अप्रॉक्स 30,000 के अप्रॉक्स थी। अभी तुम वैल्यू जाके देखोगे तो 16-17 हज़ार डॉलर होगी बिटकॉइन की। वो भी तुमको ये भी नहीं पता कि हो सकता है कल 16-17 हज़ार से 12,000 पहुंच जाए या फिर 20,000 पार कर जाए। बेसिकली जितना रिस्क ले सको उतना ही इन्वेस्ट करो। हाँ, क्रिप्टो में तो ये भी कहा जाता है कि तुम ये सोच कर इन्वेस्ट करो कि तुमने जितना इन्वेस्ट किया है वो तुम खोने की दम रखो, पूरा लॉस में जा सकता है, वो तुमको पता होना चाहिए। बेसिकली कंपेंसेट कर पाओ उतना ही इन्वेस्ट करो, लॉस कंपेंसेट कर पाओ उतना। तो अच्छा, इससे क्वेश्चन आता है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ योर अर्निंग्स शुड यू डेली आइडियली इन्वेस्ट इन क्रिप्टो? मेरे हिसाब से अगर मैं इन्वेस्ट करता क्रिप्टो में तो मैं 5% ऑफ माई अर्निंग इन्वेस्ट करता। हाँ देखो यार, 5% तो काफ़ी रीजनेबल भी लग रहा है, और करंट मार्केट सिचुएशन देख के मतलब 5 से 10% एक एवरेज रहता है। मतलब 5 से 10%, अगर 10% के ऊपर अगर कोई जाता है तो वही पूरा वही रिस्क पे खेल रहा है, या तो उसके पास कोई बिल्कुल। इनसाइडर नॉलेज हो। देखो मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि जो एसेट्स हैं वो बेसिकली फ्लूइड नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं तो मैं किसी लैंड पे, जो कि टिपिकल इंडियन करता है, कोई उसने लैंड खरीद लिया, उनका रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है और वो स्टेबल है, मतलब एक बार है वो तुम्हारे पास, तुम उसमें कुछ बना दो, उसको रेंट आउट कर दो भाई, वो मतलब समझ रहे हो, डेली सोर्स ऑफ इनकम है। और वहीं अगर तुम क्रिप्टो की बात करो या फिर स्टॉक मार्केट में, हाँ रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, पर मान लो अगर रेट ऑफ रिटर्न की जगह तुम लॉस पे चले गए तो। सही है, कैश फ्लो है पूरा, ऐसे तुमने हाँ बताया ना। देखो, अगर टिपिकल इंडियन सोसाइटी की बात की तो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना काफ़ी सही माना जाता है, क्योंकि जैसा भी आकाश ने बताया कि तुमको लाइक मंथली सोर्स मिल जाता है। तुमने जैसे कि एक अगर तुमने कोई ज़मीन ली, वहाँ पे तुमने घर बना के रेंट भी कर दिया, तो वही फिक्स रहता है, तुमको महीने के 10-15-20 हज़ार रुपये भाई मिल सकते हैं। और वहीं पे अगर क्रिप्टो में लगाते हो तो क्रिप्टो में तुम्हारा कोई फिक्स नहीं रहता है ना, कि यार हो सकता है आज हो, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, क्रिप्टो को पहले स्टेक करते हैं और जो प्रॉफिट होता है उनको मंथली मिलता रहता है। ये नई नई स्कीम है, बाइनेंस जैसी वेबसाइट्स हफ्ते में देती हैं। तो अब वो जो फिक्स रहता है ना कि तुमको इतना परसेंटेज मिलेगा, जो बाइनेंस जैसी वेबसाइट कहती है कि हाँ ठीक है तुमको इतना देंगे, भाई वो फिक्स नहीं रहता है यार एक्चुअली में। जिसने 2021 से मान लो लिए स्टार्ट किया होगा कि भाई मंथली हमको इतना प्रॉफिट चाहिए, बाइनेंस जैसी वेबसाइट प्रोवाइड करती हैं ऐसा, 2022 भाई उनकी हालत जाके देखो, जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा भाई वो भी गायब हो गया होगा। भाई मैं बता रहा, मैंने यूज करा है, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, उसमें जो रेट परसेंट, जो प्रॉफिट परसेंट देते हैं भाई, उसमें डेसिमल के बाद इतने जीरो लगे रहते हैं ना, हाँ भाई वो तो इतने जीरो लगे रहते हैं। वो सिर्फ उनके लिए है जो बिलियंस में लगाते हैं पैसे, वो उनके लिए नहीं है जो थाउजेंड से लैक्स में लगा रहे हैं। उनका रिटर्न बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, लैक्स वालों का भी बहुत कम है, वो सिर्फ बिलियनियर्स के लिए है। हम लोगों के लिए उसका यूज मतलब बिल्कुल नील है। और बेसिकली सबसे पहली टिप अगर तुम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भाई, अगर तुम इंडिया से हो, अगर तुम्हारे पास 15-20 हजार से रुपए नीचे रुपए हैं, भाई छोड़ दो क्रिप्टो, वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है, क्योंकि उससे नीचे कुछ होना ही नहीं है। तुम क्या सोचते हो कि तुम 300 रुपए लगा के तुमने उसको 400 रुपए बना लिया या 500 रुपए बना लिया तो तुम मनी हेस्ट जितने प्रोफेसर हो गए? भाई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। थोड़ा कुछ अगर तुमने बेस अमाउंट लगाया तो उस पे जो रिटर्न आएगा वो भी ज्यादा होना चाहिए। भाई तुम 300 रुपए से 400 रुपए कमा ले तो कौन सी तुमने बड़ी तीर मार लिया, वो कोई यूज नहीं है उसका। इन्वेस्ट करो तो थोड़ा बड़ा अमाउंट करो, हाँ वरना वरना भाई जो तुम
जो यार कर रहे हो आकाश ने बात तो सही बोली, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अगर किसी को बस एक एक्सपीरियंस लेने के लिए करना है तो वो जरूर अपना मतलब कम पैसा इन्वेस्ट करके देख सकता है कि हाउ द प्रोसेस वर्क। नहीं, प्रोसेस बिल्कुल बिल्कुल वो बात बिल्कुल सही है। तुम थोड़ा पैसे लगाओ, तुम उसको लर्न करो कि मतलब शुरू सीखो कि कैसे क्या होता है क्रिप्टो में, कैसे वो एक्सचेंज वगैरह होते हैं। हाँ वो बिल्कुल ठीक है। पर अगर तुम सोचो कि तुमने 400 रुपये लगाए हैं, तुम उनको दिन में 6 बार चेक कर रहे हो कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, और फिर वो तुम 1 महीने तक का यही कर रहे हो, अपने एक दिन में 2 घंटा और एक महीने में 60 घंटे ऐसे तुम वेस्ट करो, तो भाई वो कोई यूज का नहीं है, बिल्कुल अच्छा बेकार है। आकाश, हम्म। how much have you invested in crypto till now? ब्रदर, मेरा 15,000 लगा है। 15,000? हाँ, और इस Fair समय enough. करंट Answer वैल्यू fair enough. करंट वैल्यू मेरी इस समय 2.5K भी नहीं है। अरे भाई 15,000 लगा चुके हो और 2.5K भी नहीं है? हाँ, 2,500 भी नहीं है। एक टाइम था जब सिर्फ एव एव जो कि बेसिकली एक गेमिंग कंपनी है, उस पे हाँ. मैंने 2K इन्वेस्ट करे थे, 2,000, ठीक। और रिटर्न था 6K का, 6,000 का, समझ रहे हो, मतलब 3 गुना। और इस समय वही जो मेरे एव पे 2,000 थे, वो 300-400 भी नहीं है शायद, 300-400 ही है शायद। मतलब बहुत तुम्हारा जो बहुत आंसर ज्यादा। था तुमने जो तीन बोला, तो तुम्हारा जो सच वो फेयर इनफ था भाई, सपोर्ट करता हूँ उसको, मैं भी मानता हूँ सही है, लॉस तो है। तो भाई ऑडियंस को काफी वर्डिक्ट मिल रहा है कि नॉट एवरीथिंग ऑल अबाउट क्रिप्टो, है ना भाई? बेसिकली बताना चाहता हूँ मैं ये चीज कि मेरा एक्सपीरियंस सो फार जो रहा है, तो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है जब क्रिप्टो हाइप पे था और वो नीचे बेयर मार्केट पे चला गया, ठीक। अगर यही हम लोग थोड़ा पहले ही करते, अगर इंडिया में ये इंट्रोड्यूस होता थोड़ा और पहले, यही कुछ 5 साल पहले अगर मैं कहता, तो भी इंडिया में काफी चांसेस थे कि लोग ग्रो कर जाते क्रिप्टो की हेल्प से। पर इंडिया में क्रिप्टो तब इंट्रोड्यूस हुआ जब कोविड आ गया। कोविड से बस जब कोविड आया उसी के बाद लोगों ने इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चालू करा। तब उन्होंने नई फील्ड डिस्कवर करी कि हाँ भाई, क्रिप्टो नाम की भी कोई चीज होती है। और उसके बाद कोविड आ गया, और उसके बाद से अभी तक सिर्फ बेयर मार्केट चल रहा है क्रिप्टो में, और कुछ नहीं है। तो इंडियंस के साथ फेयर नहीं हुआ। वहीं तुम अगर बाहर देखो तो क्रिप्टो में लोग, और वेब 3.0 जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसमें काफी पहले से लोग उसमें हैं। उन्होंने पूरा एक सेटअप बनाया, उसमें काफी लोगों को जॉब मिली। अब इंडिया में अब लोग को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ इसमें जॉब कैसी होती हैं। तो काफी लेट पता चला है, इंडियंस टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत लेट हैं, उन्होंने चीजों को अडाप्ट करने में भी बहुत लेट हैं। तो बेसिकली हम लोग काफी पीछे रह गए हैं प्रॉफिट कमाने में। प्रॉफिट बहुत कमाया जा सकता था, लेकिन हम लोग कर नहीं पाए उतना। भाई ये बात तो आकाश ने काफी सही बताई है कि मतलब रिस्क तो बहुत है। जैसे उसने अपना खुद का पोर्टफोलियो बताया, 15,000 का 2.5K भी नहीं है, तो वो उसने चलो सोचा होगा 15K रिस्क कर सकता है। अब कोई एक इंसान के पर्सपेक्टिव से सोचो जिसके लिए 15K बहुत, जितना तुम लॉस कंपनसेट कर सको उतना ही इन्वेस्ट करो। तो यार नेगेटिव एग्जैक्टली। पार्ट तो सुन लिया तुम, मोहित कुछ पॉजिटिव बताना चाहोगे एक बिगिनर क्रिप्टो में क्यों स्टार्ट करे? हाँ देखो, ये सारी चीज़ें तो अब रिस्क वाली हो गई कि अगर आप लाइक बिना बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च के करते हो, ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एज अ बिगिनर हो, तो लॉस के बहुत सारे चांसेस हैं। जैसे कि अभी आकाश के साथ हुआ भाई, बहुत बुरा लगा सुन के वैसे तो ठीक है। अरे भाई। लेकिन जैसे कि जो मान लो किसी को अगर बिटकॉइन के बारे में जानना है, ठीक है, बिटकॉइन को इन्वेस्ट करने के पहले उसके बारे में जानो। बहुत लोगों से पूछा जाएगा कि भाई टेरा लूना में जिसने इन्वेस्ट किया था, मेजॉरिटी ऑफ लोग उनसे पूछो कि भाई तुमने क्यों इन्वेस्ट किया था, भाई उनको नहीं पता, उनको यही नहीं पता टेरा लूना कंपनी करती क्या है, भाई उसको बनाने का मतलब जो मोटिव था वो क्या था। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि तुम जिस भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तुमको पता होना चाहिए उसका काम क्या है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या होने वाली है, ठीक है, ये सब पूरा प्रेडिक्शन लगा के, साथ ही साथ उसके पास्ट में क्या उसका क्या काम रह चुका है, उसके ग्राफ्स क्या जा रहे हैं। जस्ट टिप्स में करोगे तो भाई ये श्योरली क्या भाई काफ़ी रिस्क रहता है। अगर जस्ट तुम टिप्स, अगर हमने तुमको बोल दिया कि भाई जो बिटकॉइन खरीद लो 16,000 का है, 1 साल बाद देखना 100 एकदम 1 लाख पहुंच जाएगा, तो ऐसे जाओगे तो पक्का ही डूबोगे भाई, उसमें तो कोई बात नहीं। अब पॉजिटिव में यार ये है कि ये बहुत लोगों ने, जैसे बियर मार्केट का भी बोला इसने कि जो लोग बियर्स हैं वो काफ़ी प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब बियर्स लोग प्रॉफिट इसमें कैसे कमाते हैं, वो टर्म होता है शॉर्टिंग। मतलब तुम पहले से प्रेडिक्ट करके रखते हो कि अभी जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो नीचे जाएगी, या जो भी क्रिप्टो है उसकी वैल्यू नीचे जाएगी, तो अगर तुमने वो सेट कर दिया तो अगर वैल्यू नीचे जाती है तो तुम्हारा प्रॉफिट होता है उसमें।
अब जो शॉर्टिंग होती है, अब जो बियर मार्केट होती है, ये सब नहीं कर पाते भाई। अगर 100% इन्वेस्टर्स है तो 100% मुश्किल से 5% या उससे भी बहुत कम लोग शॉर्टिंग करते होंगे, क्योंकि शॉर्टिंग करते बहुत ज़्यादा थोड़ा ब्रेन वर्क भी लगता है, और काफ़ी नॉलेज भी चाहिए रहती है उसके लिए। तो एग्जैक्टली। अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है बियर्स का, और जो लोग शॉर्टिंग करते हैं उनका। अगर तुमको शॉर्टिंग की नॉलेज है तो भाई श्योरली तुमने बहुत पैसे बनाए होंगे 2022 में अभी तक। तो भाई अब क्वेश्चन काफी इसको एग्जैगरेट कर दिया इस वाले क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्रिप्टो इन विच इट इज सेफ टू इन्वेस्ट इस ईयर और नेक्स्ट ईयर? देखो, क्रिप्टो लाइक के मामले में अगर तुम इन्वेस्ट करने जाते हो एज अ बिगिनर, तो ट्राई टू इन्वेस्ट इन स्टेबल कॉइन्स। अब स्टेबल कॉइन्स में तुम्हारा क्या चीज़ होती है कि जैसे नाम ही बताता है वो स्टेबल होते हैं। तो बेसिकली जितने भी स्टेबल कॉइन होते हैं, फॉर एग्जांपल टीथर हो गया, यूएसडीसी हो गया, यूएसडी कॉइन जो भी है, तो ये सब क्या है, यूएस डॉलर के। देखो हाँ, तो जो मेजोरिटी लोग हैं वो स्टेबल कॉइन में प्रॉफिट देखो बनाते हैं। जैसे तुमने बोला ना कि वो एक्सचेंजेस के लिए काम आता है, वो बिल्कुल सही बात है यार। हमने भी जब बाइनेंस में इन्वेस्ट किया था क्रिप्टो में, तो हमने भी यार सेम प्रोसेस इस्तेमाल किया था। तो अब जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं ना, अब जैसे तुम कह रहे हो बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉइंट्स में ग्रोथ होती है, तो तुमको यार एक चीज़ जैसे बताते हैं, अब तुम आईएनआर में कन्वर्ट करो डॉलर को, ठीक है। अगर तुम मान लो 2019 में जाते हो, जब $1 की वैल्यू अप्रॉक्स होती थी 71 या 72 रुपये, ठीक है। और अभी जब तुम 2022 के अभी में हो, फॉर नाउ करंट सिचुएशन में, अभी $1 की वैल्यू है तुम्हारे 79 रुपीज़, 79 पॉइंट कुछ है, अप्रॉक्स 80 रुपीज़। तो तुम यार एक देखो, तुम्हारा अगर तुम यूएसडीसी खरीदते, यूएसडी कॉइन, तो तुम्हारा एक कॉइन में 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक करना है। तो एज अ बिगिनर तुमको स्टेबल कॉइन्स की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमको कोई फॉर एग्जांपल वेव हो गया या सोलाना टाइप में तुरंत इन्वेस्ट कर दो, जिसका वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है। मैंने जब क्रिप्टो में स्टार्टिंग करी थी तो मैंने भी ऊट पटांग के खूब कॉइन्स खरीदे थे, मतलब तब कम इन्वेस्ट करता था। तो मैंने भी यूएस डॉलर खरीदे। तब एक भैया थे जो मेरे साथ इन्वेस्ट करते थे, उन्होंने मुझे बताया कि यूएस डॉलर में तुम इन्वेस्ट करके क्या सोच रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा कमा लोगे। तो एक्चुअली में उनको भी आइडिया कम था, पर वो डे ट्रेडिंग करते थे। मैंने क्या सोच के इन्वेस्ट करता कि वेब 3.0 अब आगे बहुत तेजी से ग्रो करेगा, और जो कि बात सही है एक्चुअली, ठीक। और जो डिसेंट्रलैंड माना है और सैंडबॉक्स है, ये वेब 3.0 की लीडिंग कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई स्टार्टिंग में हमने भी उसमें और किया था, अभी भी डिसेंट्रलैंड हो गया, फिर सैंडबॉक्स हो गया। हाँ, और बेसिकली मैंने बताया ना, इंडियंस को काफी लेट पता चलता है। जब डिसेंट्रलैंड माना और सैंडबॉक्स अपने डिजिटल लैंड सेल कर रहे थे, हाँ तब भाई इंडियंस बहुत लेट थे। आज जब बेयर मार्केट है, तुम अभी भी चेक करो जाके, तो जो सबसे चीपेस्ट लैंड फॉर सेल है डिसेंट्रलैंड माना और उस पे सैंडबॉक्स पे, वो 3.7 इथेरियम का है। और इथेरियम करेंटली 1,50,000 के आसपास है। तो समझ लो एक तरीके से अभी भी वो 4-4.5 लाख का सबसे चीपेस्ट लैंड है, समझ रहे हो। और अगर यही चीज जब क्रिप्टो हाइप पे था, तब सोचो तब कितना महंगा होता, चीपेस्ट लैंड कितना महंगा होता, हाँ भाई। समझ रहे। तो देर से पता चला, पर देखो उस हिसाब से ये है ना स्टेबल कॉइन्स, डिसेंट्रलैंड माना और सैंडबॉक्स। पर फिर वही चीज, जब मैंने इन्वेस्ट करा उसके बाद बेयर मार्केट, बस प्राइस ड्रॉप। बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये सब जो कॉइन्स थे, इनकी प्राइस मतलब उतनी वॉलेटाइल नहीं थी उस टाइम पे। हाँ बिल्कुल। तो उस पर मतलब इन्वेस्ट करना पहले तो यार हमको भी लगता था कि मतलब अगर उनके हम उस टाइम की अगर प्राइस देखें ना, तो इतनी वॉलेटिलिटी नहीं थी कि एक दिन में 15% चेंज हो रहा है, वो नॉर्मल था। लेकिन नॉर्मल था, अब 1-2% देखो चीज। तो, हाँ अब जाकर देखो तब तो कुछ और ही सीन चल रहा है भाई। डिसेंट्रलैंड माना एक टाइम पे 450 रुपीज का था, और करंट पे वो 58 के आसपास है, 1/5। हेलो हेलो। हाँ राघव भाई, क्वेश्चन पूछो यार नेक्स्ट। हाँ भाई, इस पे तो बहुत डिस्कशन हो गया कि इस क्रिप्टो सेफ पे तो बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन हो गया। अलग अलग व्यू पॉइंट्स आए, मोहित की तरफ से थोड़े पॉजिटिव, आकाश की तरफ से थोड़े इंस्ट्रक्ट करते हुए कि समझ के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार। हम लोग हमेशा बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कि किसी भी वेब 3 प्लेटफॉर्म का कहीं सर्वर नहीं होता है, पूरी तरह से जो है डिसेंट्रलाइज्ड होता है, इस वजह से सेफ्टी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम कोई पुरानी चीजों को याद, जैसे कि इथीरियम का स्प्लिट हुआ था, तो यार ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं मोस्टली, कई सारे डार्क वेब पे फोरम्स होते हैं।
तो बेसिकली जो लोग ज्यादा ओन करते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स ओन करते हैं, उन उनके पास ही मेजर स्टेक्स होते हैं। तो यार डिसेंट्रलाइज तो ये तब भी नहीं होगी, क्योंकि असलियत में जो डिसीजन मेकिंग होती है, इट इज मतलब बेसिकली हेड बाय बंच ऑफ बिलियनियर सिटिंग इन द सिलिकॉन वैली, राइट? राइट। हाँ भाई, तो देखो यार, अगर हम ऐसे डिस्कस करने जाए तो ब्लॉकचेन जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी है वो तो पूरी डिपेंड करती है तुम्हारी डिसेंट्रलाइजेशन पे। जो ब्लॉकचेन तुम्हारी टेक्नोलॉजी वो तो भाई डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन जो तुम्हारी क्रिप्टो है भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एक कोई क्रिप्टो करेंसी है जिसके 1000 कॉइन्स हैं, और एक कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिनके पास मेजोरिटी ऑफ द कॉइन्स है, जो मेजोरिटी स्टेक होल्डर्स है कह सकते हो, तो यार उनके पास अगर हम लोग कलेक्टिवली देखें तो ज़्यादा पावर होगी ना। अब जैसे कि लास्ट टाइम इथीरियम क्लासिक की बात तुमने की थी, तो उसमें क्या हुआ था कि जब वोटिंग हुई थी तो नॉर्मल अगर मेरे पास यार एक इथीरियम या पॉइंट में होंगे यार, अब 1 लाख तो इन्वेस्ट कर नहीं देंगे उसमें। फॉर एग्जांपल हमने 10,000 किया था, मेरे पास कुछ पॉइंट्स में इथीरियम होंगे, हम अपना वोट डालेंगे, और एक दूसरा बंदा जिसके पास 200 इथीरियम कॉइन्स पड़े हैं या हज़ारों में इथीरियम पड़े हैं, तो भाई उसके पास तो ज़्यादा पावर होगी ना उसके डिसीजन में। भाई बात अथॉरिटी की हो तो लोगों ने इतना अडेप्ट कर लिया है, लोगों को इतना पसंद आया डिसेंट्रलाइज चीजें कि एल सल्वाडोर सुना है ना मोहित? हाँ मतलब भैया। उसने उसने पूरा सेटअप बना लिया बिटकॉइन के ऊपर। मतलब कंट्रीज में अलग अलग जगह जैसे अपने एटीएम है वहां पे बिटकॉइन एटीएम है। यहाँ तक कि उसमें इवन ये प्रोसेस होता है कि तुम्हारे पास अगर कैश है तो तुम कैश डिपॉजिट करो उस एटीएम में, और वो तुम्हें क्रिप्टो भेज मतलब बिटकॉइन भेजता है तुम्हारे फोन वॉलेट में। में। और तुम लिटरली भाई मतलब तुम जैसे अपने यहाँ ये भेलपूरी खा सकते हो, वहां पे तुम नारियल पानी और ये सब मतलब शॉप से बिटकॉइन में खरीद सकते हो। मतलब काफी इनोवेटिव चीज है, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। हाँ भाई, एक तो मेजरली जब से एल सल्वाडोर में उनका जब से नया प्रेसिडेंट आया है नाइब ब्यूकील, तो भाई वो तो लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बिटकॉइन लवर है भाई। जब से वो आया भाई ना उसने वो काफ़ी मेजर चेंजेस किए अपनी कंट्री में बिटकॉइन से रिलेटेड। अभी रिसेंटली उनका कोई बिटकॉइन आइलैंड भी कुछ बन रहा है, बिटकॉइन सिटी, हाँ बिटकॉइन सिटी बन रही है। बिटकॉइन सिटी। उसमें कह रहे भाई काफ़ी लाइक मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बहुत मेगा प्रोजेक्ट है भाई उस कंट्री का, और फिलहाल हमको लगता नहीं कि उस कंट्री की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है इस टाइम पे। हाँ, थोड़ा उन्होंने ये गलत करा कि उन्होंने बिटकॉइन को एज अ बेस बना रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर बिटकॉइन जीरो पे चला गया तो कंट्री एक तरीके से बैंकरप्ट हो जाएगी पूरी। फिर भाई उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। देखो, एक कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करती है कि उस कंट्री के पास कितना गोल्ड है, ठीक? हाँ हाँ और लिटरली समझ रहा हो कि मतलब वो कंट्री अपना गोल्ड ट्रेड कर रही है बिटकॉइंस के लिए। हाँ, ये एक काफ़ी कंट्री डेंजरस चीज़ लग रही है भाई इसे सुनने में तो। गोल्ड, हाँ, गोल्ड ट्रेड कर रही है अपने कंट्री का बिटकॉइंस के लिए। और बिटकॉइंस जो कि एक्चुअल में है भी नहीं, मान लो एक पॉइंट पे जीरो हो गई तो उस कंट्री का क्या होगा? एक तो यार एक चीज़ नोटिस करने वाली ये भी है ना कि फॉर एग्जांपल अगर तुम मानो कि अब देखो एल सल्वाडोर में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे लोगों के ओपिनियन हम लोगों को नहीं पता कि लोग क्या चाहते हैं। हो सकता है लोगों को पसंद ना हो ये बिटकॉइन वगैरह, हो सकता है लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो, लेकिन अब वो डिपेंड करता है उनका जो प्रेसिडेंट है नाइब ब्यूकील, वो तो भाई एकदम डिक्टेटर है यार, वो जो चाहे करेगा। अब उसमें कुछ नहीं करा जा सकता। वो एल सल्वाडोर जाने और उनका प्रेसिडेंट बैंक करप्ट होंगे तो फिर बेसिकली मुझे लगता नहीं कोई कंट्री हेल्प करेगी उनकी, क्योंकि उनकी खुद की गलती होगी। हाँ, और देखो अगर अगर ये जैसे कि नाइब ब्यूकील सोचता है कि भाई बिटकॉइन पर लगा के हम लोग काफ़ी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो यार अब 2022 अभी चल रहा है, ठीक है, अभी आने वाले 5 सालों में तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है कि काफ़ी ग्रोथ हो जाएगी यार, ठीक है। अब 5 साल लग जाएंगे कम से कम इसको इक्विलिब्रियम में आने में। जो पूरा क्रिप्टो मार्केट एग्जैक्टली। हाँ पूरा भी क्रिप्टो क्रैश चल रहा है, इसको इक्विलिब्रियम में आने में, जैसे crypto.com तुम्हारा हाइप बहुत बना था 2001 के टाइम में, उसको भी बहुत हाइप था, काफ़ी काफ़ी लॉस भी हुआ लोगों का, लोग बैंकरप्ट भी हो गए थे, लेकिन फिर जैसे धीरे 2010 तक आया तो काफ़ी स्मूथ हो गई चीज़ें। और अभी तुम देखो, अभी जो वेब 2 है तुम्हारा, जितने भी वेबसाइट्स वगैरह बनती है, जितने भी ई-कॉमर्स वेबसाइट, काफ़ी जो चीज़ें चलती हैं काफ़ी स्मूथली रन करती हैं। और सिमिलरली जो क्रिप्टो है तुम्हारा, अभी इसे 5-6 साल तो लग जाएंगे इक्विलिब्रियम आते आते में, हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए। तो मोहित, एक क्वेश्चन मेरा था, तुम क्या सजेस्ट करते हो? क्रिप्टो में हम लोगों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके चलते रहना चाहिए या एकदम से उसको अबैंडन कर देना चाहिए? देखो मेरा तो यार व्यू पॉइंट ऐसा है कि अबैंडन तो भाई नहीं करना चाहिए,
क्योंकि जब डॉट Agreed. कॉम वाला एक्सपोजर Agree. आया था तुम्हारा, तो उस टाइम भी लोगों को बहुत ही भाई बहुत ही ज़्यादा डर लगा था। सिलिकॉन वैली में अगर तुम भाई जाके देखो कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह, भाई लिटरली कंपनीज बैंकरप्ट हो गई थी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिल्कुल बर्बाद हो गए थे भाई। लेकिन वही है, जैसे तुम 5-6 साल बाद देखो तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो गई। तो हम ये कहते हैं कि यार अभी ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों को यार सेविंग अपनी इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर लेना चाहिए क्रिप्टो में, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए हम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट हो गया और दूसरे भी एसेट्स वगैरह हैं, और कंप्लीटली अबैंडन भी नहीं करना चाहिए। मतलब नॉलेज रखनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, रिसर्च करते रहना चाहिए, अपडेट्स ढूंढते रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि नॉलेज थोड़ी प्रायरली हमको मिल जाए। क्योंकि यार इंडिया में, जैसे तुमने भी थोड़ी देर पहले कहा था, सही कहा था, कि नॉलेज और जितने भी इन्फो होती है, अपडेट होती है, काफ़ी लेट आती है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन वैली हो गया। देखो, एट द एंड ऑफ द डे जिसको भाई लगती नीड ग्रो करना है, मेक मनी, दे शुड गो फॉर इट। जिसको लगता है आई एम हैप्पी विद माय स्टॉक्स एंड एसआईपीज, ठीक है, स्टिल। भाई राघव, proceed कर। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन पे तो काफी डिस्कशन हो गया। इसी बात पे मोहित एक बढ़िया सी लेटेस्ट न्यूज बता दो क्रिप्टो से रिलेटेड कोई। हाँ देखो, रिसेंटली अगर अभी देखो तो 15 सितंबर को तो भाई क्रिप्टो की दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ हुई है, द इथेरियम मर्ज। ठीक है, जो इथेरियम जो पहले प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस पर जो काम करता था, वो बीकन कॉइन के साथ मर्ज होकर प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस पर काम करेगा, जिससे जो प्रोसेसिंग पावर होती है, प्रोसेसिंग एनर्जी होती है, वो 99.9% से कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब पहले चीज़ क्या होती है, जैसे अभी भी होती है वैसे, जो लोग माइनिंग करते हैं ना अपने कंप्यूटर से, काफ़ी काफ़ी सारे माइनिंग रिग्स लगते हैं, लोग पूरी की पूरी भाई फैक्ट्री लगी हुई है भाई, पूरा का पूरा माइनिंग फार्म बना हुआ है जहाँ पे लोग बिटकॉइन माइन करते हैं, दूसरे भी क्रिप्टो माइन करते हैं। तो इथेरियम ने भी ये अच्छी चीज़ का हो, काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई इसके बाद वैल्यू कम हो जाएगी, काफ़ी लोग कहते हैं वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस पर अब 100% ओपिनियन तो नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया है जो वितालिक ब्यूतरिन है, फाउंडर ऑफ इथेरियम। तो प्रूफ ऑफ क्या पॉइंट स्टेक ऑफ में व्यू है? काफ़ी, हमें तो लगता है कि ग्रो ही करेगा इथेरियम अब अगले 4-5 साल में। हाँ लेकिन जैसे कुछ अगर यूट्यूबर्स को देखो, लाइक टेक लीड वगैरह जो हैं, मतलब काफ़ी जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो टेक गाइज हैं ऑन यूट्यूब, तो वो तो कहते हैं कि भाई वो शॉर्टिंग कर रहे हैं, उनको लगता है इथेरियम गिरने वाला है। हाँ एग्जैक्टली, जैसे कि टेरा लूना के साथ हुआ था। हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है मोहित, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनल? देखो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखो, हम तुमको दोनों साइड की बात बताते हैं। अगर जो तुम्हारा प्रूफ ऑफ वर्क पहले था, उसमें 99.9% से जो चीज़ें गिरी हैं, तो भाई पहले मेहनत जो लगती थी पूरा एक इथेरियम को पूरा प्रोसेस वगैरह करने में, काफ़ी प्रोसेसिंग पावर लगती थी जिसका प्राइस होता था। अब भाई वो चीज़ अब नहीं रही ना। अब जो इतना प्रोसेस जो एनर्जी लगती थी, जो प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग पावर लगती थी, वो अब चली गई है। तो बहुत लोग कहते हैं ये सब चलेगी, इसी का तो भाई पैसा था। प्रूफ ऑफ स्टेक से भाई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, तो उसका पैसा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। लेकिन जो वहीं कि पे अगर, अल्टीमेटली बताता है कि इथेरियम का प्राइस गिर सकता है। हाँ हाँ, और वहीं पे अगर इसका कन्वर्स देखो, तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई इन्वायरमेंट को उसने बचाया है, ठीक है, एनर्जी कम लग रही है, लोग ज़्यादा अडेप्ट करेंगे इको फ्रेंडली क्रिप्टो को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ऐसा लगता है भाई क्रिप्टो बढ़ेगा। तो अगर इफ वी कंसीडर मोहित एज अ बेटिंग पर्सन, तो वुड यू बेट ऑन इथेरियम फॉलिंग और वुड यू बेट ऑन इथेरियम राइजिंग? देखो रिसेंटली अगर 2-3 महीने की बात करें, स्टार्टिंग अभी जो मर्ज हुआ है, अभी से अगर 2-3 महीने की बात करें, तो मेरे हिसाब से तो भाई प्राइस गिरने वाली है, और गिर भी रही भी है। लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म में तो भाई बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में तो भाई तुम मतलब कोई क्रिप्टो भी पीछे नहीं रहने वाला, जो जिसके पास प्रॉपर उसका प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, पॉलीगॉन हो गया, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद देखो भाई इनकी वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है। Is a true supporter for Bitcoin, sorry, crypto. तो काफ़ी सारी चीज़ें तो अनप्रिडिक्टेबल भी है ना। हो सकता है हम 5-6 साल, इक्विलिब्रियम जैसे हमने बात की, ये इक्विलिब्रियम आने में हो सकता है 5-6 साल लगे, हो सकता है ज़्यादा लगे, हो सकता है पहले आ जाए। पहले आना तो मुश्किल ही लग रहा है भाई, ठीक है, हो सकता है ज़्यादा अच्छा, टाइम। तुमने ये चीज नोटिस करी है कि जब क्रिप्टो की वैल्यू राइज करती है, तब यूएस डॉलर्स होते हैं, उनकी वैल्यू कम होती है। अच्छा ऐसा भी है क्या? ठीक, तो हमने नोटिस नहीं हाँ किया। हाँ हाँ, ये होता है, ये होता है। अगर देखो, सारी क्रिप्टोज की वैल्यू देखो, हम तुम्हें सेंड कर रहे हैं अभी इस समय। मोस्ट ऑफ द कॉइन्स जितने भी हैं हम्म, वो राइज कर रहे हैं, मतलब 0.1%, 0.2% काफी, मतलब जो राइज कर रहे हैं। और जो यूएस डॉलर है, हम्म। उसकी वैल्यू कम हुई है। तो तुम क्या प्रेडिक्ट करते हो? क्या मतलब जब बहुत राइज होगी तब
और हाँ, रिसेंट में हमने देखा है कि क्रिप्टो की वैल्यू बहुत कम हुई है, और हाँ 2 साल में ही, हाँ मतलब हाँ। बहुत ज्यादा कम हुई है। और वहीं पे डॉलर 72 INR का था, और 2 साल में ही हाँ 79 INR का हो गया। भाई इसमें एक चीज़ काफ़ी जो फैक्ट जो चीज़ है ये हमने काफ़ी स्टडी करी थी एक बार। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करो, जब 2020 में जब कोविड आया था, जब पूरा स्टॉक मार्केट हम्म, काफ़ी बुरी तरीके से गिर गया था, उस टाइम तुमने नोटिस किया होगा जो गोल्ड था ना, गोल्ड की वैल्यू वो भाई मैक्सिमम में कम थी। हो गई थी। भाई भाई हाँ, सॉरी, मैक्सिमम हो बढ़ गई गई थी। थी। हाँ गोल्ड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हम्म, हो गई थी। जब स्टॉक मार्केट तुम्हारा क्रैश हो गया था, लोग अचानक से गोल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग गए थे उस टाइम पे। हम्म, तो हमें लगता है कि जैसे यूएस, अब देखो यूएसडी क्या करता है, उनका भी जो वैल्यू है उनकी करेंसी का, उनका भी गोल्ड से ही रिलेटेड है ना। हम्म। तो मेरे ख्याल से ये शायद होता है ना कि जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, तो वैसे अगर क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुआ, गोल्ड की वैल्यू बढ़ी, गोल्ड की वैल्यू बढ़ी तो यूएस डॉलर की वैल्यू भी बढ़ी। लेकिन यार यूएस डॉलर अभी गोल्ड से तो पैक्ड है नहीं। यूएस डॉलर तो पेट्रोल से पैक्ड है ना, पेट्रोलियम से, पेट्रो डॉलर। नहीं, एज अ 100% थोड़ी ना। गोल्ड रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है ना यूनाइटेड स्टेट्स के पास। देखो, अच्छा मैं तो सही देखो, वैसे बेसिकली चीज ये है कि जितनी भी कंट्री के पास गोल्ड है, बेसिकली हर कंट्री का कुछ परसेंट जो है वो गोल्ड से है सेट भाई। इंडिया का तो हमें लगता है 90% से ज्यादा है। आकाश, तुम्हारा हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू देना जरा कि इज बिटकॉइन ऑल हाइप? सबका दूंगा पॉइंट ऑफ व्यू, तू बता पहले। आ, देखो भाई, बिटकॉइन के ऊपर मैं कुछ कमेंट इस समय कर नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से वो राइज हुआ था, हम्म, तो गेम चेंजर है। बिटकॉइन एक गेम चेंजर है। तुम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, वो कब तुम्हें कितना ज्यादा रिटर्न दे दे, कोई एक वैल्यू नहीं है उसकी, तुम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो बिल्कुल यही गेम चेंजर है। वो जब $1 से 1 डॉलर 70 रुपए से जब वो 55 लाख रुपए पहुंच सकता है, तो वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल चीज है। और बेसिकली पूरा क्रिप्टो बिटकॉइन के अराउंड घूम रहा है। बिटकॉइन और इथेरियम बस दो ही लीडिंग चीजें हैं जो पूरा यस। क्रिप्टो मार्केट टिका हुआ है। हाँ भाई, बिटकॉइन तो नीचे जाता है तो बाकी क्रिप्टो भी नीचे चले जाते हैं। और पता है इसमें हाँ। एक चीज़ ध्यान देने वाली एक और है कि जैसे कि अब जो बिटकॉइन के नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो फिक्स्ड हैं, हम्म, ठीक है, और हम्म, मेजोरिटी ऑफ द कॉइन्स माइंस हो चुके हैं। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है बस कि बस। काफ़ी मतलब कुछ साल बाद, कुछ साल के मतलब हो सकता है 10 अगले नेक्स्ट 10 साल में जितने भी बिटकॉइंस हैं वो सारे माइन हो सकते हैं, है ना। अब जैसे जैसे हम लोग नज़दीक पहुंच रहे हैं बिटकॉइंस 100% माइन होने के, वैसे वैसे जो वैल्यू है वो वॉलेटिलिटी से कम थोड़ा कम होती हो है। जाएंगी, ठीक है। मतलब अब ऐसा नहीं हाँ, होगा कि आज तुम 10 लाख रुपए लगाओगे तो 10 साल बाद 500 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है। वैसा हुआ करता था 2008 में। अब बिटकॉइन के जैसे जैसे पूरे कॉइन्स माइंस होते जा रहे हैं तो प्राइस जितनी बढ़ सकती है वो चांसेस कम होते जा रहे हैं। और वैसे वैसे जो तुम्हारा जो एल्गोरिदम जैसे माइन करते हैं तो एल्गोरिदम की जो टफनेस है वो भी बढ़ती जा रही है। अभी ये हुआ है कि जो बिटकॉइंस हैं उनको लॉक कर दिया गया है फ्यूचर के लिए। उसमें ये था, यही एग्जैक्ट सेम चीज जो तुमने बोली थी कि जो बिटकॉइन है माइन फिक्स है। तो ऐसे तो माइन करते करते बिटकॉइन बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, मतलब 5-10 साल में बिल्कुल सारे माइन हो जाएंगे। तो हाँ। कुछ परसेंट जो बिटकॉइन है उनको लॉक कर दिया गया है अच्छा। एज अ ये कि बिटकॉइन की वैल्यू ना गिरे, और जो है लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। तो बेसिकली बिटकॉइन काफी माइन हो चुके हैं। हाँ हाँ और हाँ। जब जो डेवलपर्स हैं उन्होंने नोटिस करा कि कुछ सालों में तो बिटकॉइन ऐसे माइन होकर खत्म हो जाएंगे, तो उन्होंने कुछ परसेंट बिटकॉइन जो है वो लॉक कर दिए हैं। तो जो भी क्रिप्टो कुछ सालों तक जो इसको बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहने वाली है। ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, ज्यादा नीचे नहीं जाएगी कुछ सालों के लिए। उसके बाद जब माइनिंग फिर से चालू होगी तब कुछ कहा जा सकता है, पर फिलहाल तो कोई सीन नहीं है। अच्छा तो हाँ वही मतलब फिर इन्होंने सेम मतलब। चीज आती है कि हाँ, देखो आया ना। अगर तुम सोचो तो एक तरीके से समझो, जो बिटकॉइन है वो गॉड फादर है। हाँ हाँ अगर वो नीचे जाता है तो सारे सारे कॉइन्स नीचे नीचे जाते हैं, जाएंगे। वो ऊपर जाता है सारे कॉइन्स ऊपर जाते हैं। तो अगर बिटकॉइन की ही माइन मतलब बिटकॉइन की माइनिंग ही खत्म हो जाएगी तो फिर बाकी क्रिप्टोज का क्या होगा? यार अगर मोहित तुम्हारे नॉलेज के बेस पे पूछें कि नेक्स्ट सबसे ज्यादा बूम किस क्रिप्टो में आ सकता है तो किसको बोलोगे? देखो अगर इथीरियम या कोई और? देखो देखो अभी जो सीन चल रहा है, अगर इथीरियम मर्ज को पॉजिटिव में लेते हैं लोग, तो भाई नेक्स्ट तो लग रहा है भाई इथीरियम में आ सकता है नेक्स्ट बूम। देखो भाई, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मैं 3 चीजों पे फोकस करा मैंने: वेब 3.0 और गेमिंग। तो बेसिकली जो सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड माना है
ये वेब 3.0 पे फोकस कर रहे हैं। और जो एव है, अगर तुम ध्यान से देखो तो एव हर हर बड़ी क्रिप्टो कंपनी ने एव ने इन्वेस्ट कर रखा है। और एव यहाँ तक कि काफी बड़े गेम्स को डेवलप करने वाली कंपनी है, समझ रहे हो एक तरीके से। तो आने वाला फ्यूचर मैं तो प्रेडिक्ट करता हूँ कि वेब 3.0 और गेमिंग, इनके कॉइन्स काफी तेजी से राइज करेंगे। अच्छा, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि जो एनएफटीज वाले थे वो काफ़ी बूम में चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एप कॉइन वगैरह अगर हाँ तुमने देखा हो, हाँ, वो अचानक भाई 60% ग्रो हो गया था एक हफ्ते के अंदर। देखा था। तो भाई इन सब का न्यूज क्या थी क्या सीन है कि भाई? 16-year-old becomes a millionaire selling NFT online, 19-year-old becomes a millionaire। भाई कितना ज्यादा टाइमलाइन बताई भाई थी। धीरे भाई, भाई इंडोनेशिया का एक लड़का भाई भाई, भाई उसने मैं सेल्फीज इंडोनेशिया का, बेच के कमाए। हाँ हाँ भाई, सेल्फीज बेच के हाँ कमा ली भाई। हम बोला भाई क्या हाँ, चल उसने रहा है यार ये तो। 365 डेज में उसने रोज एक सेल्फी ली अपनी, और उसको टोटल को एनएफटी में कन्वर्ट करके उसने अपनी एक सेल्फी शायद कुछ कुछ डॉलर्स में बेची, और उनकी वैल्यू बढ़ गई भाई। और हाँ, मैं सही बता रहा भाई, इंडियंस काफी लेट हो जाते हैं इसके इस वजह से। एनएफटी एनएफटी बेसिकली एक साल में एनएफटी ने बहुत हाइप कमाई। और एनएफटी लिटरली भाई, मैं सही बता रहा, क्रिप्टो से ज्यादा लोगों ने एनएफटी में कमाया है। लिटरली भाई मैंने देखे, उन्होंने शर्ट की फोटो ले ली, उसको एनएफटी कर बना दिया और बेच दिया। कितने में? 100-150 डॉलर में भाई, मतलब हद थी। लेकिन बस वही है, हम लोगों को काफी लेट मालूम चला, नहीं तो भाई हम लोग काफी ग्रो कर सकते थे एनएफटी की हेल्प से। एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, जो अच्छा, कि क्या अब NFT डाउन है कि अभी ये अप आएगा, कि इसमें कुछ अभी कुछ आना बाकी है NFT पे? देखो बेसिकली आई मेरी थिंक प्रिडिक्शन है एनएफटी खत्म हो गई। क्योंकि जैसे जेक एनएफटी, पॉल हो गए, केएसआई हो गए, ये लोग बीच में NFT, जितने भी बिग इन्फ्लुएंसर्स हैं NFT पे इतना ज्यादा घुस गए थे अपना। इवन तो बादशाह जो है ये भी आ गए थे उसमें, काफी रैपर आर्टिस्ट सब NFT पे आ गए थे। एंड आई थिंक धीरे धीरे वो सब अब NFT पे बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं NFT पे अब। इट्स रियली एंड आई थिंक। भाई अगर एनएफटी की बात करें, जो एप कॉइन बताया, एप तो कॉइन हो गया। जो बिग एप्स थे, जो बेसिकली खूब सेल हुए थे, सबसे ज्यादा हाइप पे थे, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिके हैं। और उसके बाद ये भी था कि वो बाद में जो म्यूटेटेड एप्स थे, वो तो इवन बिलियंस में बिके हैं। और बादशाह ही नहीं, बादशाह ने तो एप नहीं खरीदा, जिन लोगों ने एप खरीदा है, जस्टिन बीबर एक एप ओन करता है, यहाँ तक कि स्नूप डॉग एक एप ओन करता है। तो मिलियंस ऑफ उनको डॉलर्स की जो है, वर्थ है भाई वो। हाँ वो भाई एप कॉइन तो मैं मानता हूँ, वो एनएफटी बिल्कुल डिफरेंट है इन सबसे। एप कॉइन देखो, एनएफटी एक वो नॉन फंजिबल टोकन है जो सिर्फ तुम्हारे पास हो सकता है, बाकी किसी के पास नहीं हो सकता। ठीक, इवन एप कॉइन्स में ये, तुम अगर उनको स्क्रीनशॉट लो, जो म्यूटेटेड एप कॉइन्स होते हैं, तो एप मतलब एप एनएफटी होते हैं, तो उनके स्क्रीनशॉट ब्लर हो जाते हैं। समझ रहे हो कितनी ज्यादा सिक्योरिटी। और उसके बाद वो सिर्फ एनएफटी नहीं है, जो एप एनएफटी हैं वो एप कॉइन माइन करते हैं। मतलब तुम समझ लो, अगर तुम एक एनएफटी एप एनएफटी ओन करते हो, तो वो दिन में कुछ एप कॉइन माइन करते हैं। मतलब तुम्हें एज अ माइन क्या, तुम्हें एज अ रिटर्न मिलता है कि तुम जो ओन करे हो उस एनएफटी एग्जैक्टली। को, तुम्हें एक गिफ्ट मिलता है। और उसके बाद साल में एक बार वो बोर्ड एप एच याच क्लब जो है, उसमें तुम्हें याच में पार्टी करने को मिलता है भाई, फ्री में। हाँ, फ्री में बोर्ड यार्ड भाई, क्लब। बहुत 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 सारी रॉयल्टीज हैं एप को, वो बोर्ड एप से। तो बेसिकली बोर्ड एप अलग ही कैटेगरी है। वो एनएफटी मतलब समझ लो, जैसे क्रिप्टो में बिटकॉइन हो गया, वैसे एनएफटीज में बोर्ड एप गॉडफादर। तो यार अच्छा, अब ओके। रिसेंटली जैसे एनएफटी वगैरह की तो बात हो गई, 2022 में बहुत, 2021 में काफ़ी उठा था, अभी तो थोड़ा डाउन चल रहा है ऐसा लग रहा है। तो ये बताओ यार, बिगेस्ट ड्रॉप एंड राइज इन क्रिप्टो क्या था? मतलब क्रिप्टो अभी तक का जो भी जर्नी रहा है, बिगेस्ट ड्रॉप कब आया, बिगेस्ट राइज कब आया? देखो भाई, बिगेस्ट ड्रॉप तो अभी चल रहा है, मैं बता रहा, कोविड के बाद से बिगेस्ट ड्रॉप अभी तक क्रिप्टो में सबसे बड़ा यही है। और राइज क्रिप्टो का तभी 2008, 8 के बाद, क्या 8 में तो सिर्फ बिटकॉइन राइज हुआ। वो उसको क्रिप्टो का राइज नहीं बोल सकते, उसको सिर्फ बिटकॉइन का राइज बोलते हैं। क्रिप्टो का राइज हुआ है बिटकॉइन के राइज के 3-4 साल बाद, जब लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और उसको ग्रो करना चालू करा।
खास करके जैसे कि बिटकॉइन जैसे ही ग्रो करा, उसके बाद इथेरियम के फाउंडर ने इथेरियम को ग्रो करना चालू करा, वैसे ही बाकी सबने भी अपने ये क्रिप्टोस डेवलप करे। तो बेसिकली क्रिप्टो का जो राइज है वो बिटकॉइन के राइज के 3-4 साल बाद आया है, और जो बिगेस्ट डाउनफॉल है वो मतलब अभी चल रहा है। हाँ तो अच्छा, तुम्हें वो चीज़ याद है जैसे 2014 में जो हुआ था, कनाडा में टोरंटो बेस्ड एक कंपनी थी, एक्सचेंज का काम करती थी एक तरीके से, मतलब लोगों से यूएसडी लेती थी और उनको अकाउंट में डिस्प्ले करती थी कि भाई आपके अकाउंट में इतने बिटकॉइंस हैं, क्योंकि 2014 के टाइम बिटकॉइन में आ गया, हाँ ज़्यादातर लोग बिटकॉइन वगैरह यूज़ करते थे। तो भाई ऐसा हाँ करते करते उन्होंने मतलब काफ़ी साल तक बिजनेस किया, मतलब 4-5 साल तक। और फिर भाई उनके जो हाँ। कंपनी के और फाउंडर्स थे, उन्होंने भाई हम्म, लिटरली उनके पास जितने भी 500 मिलियन से भी ज़्यादा जो उनके पास यूएस डॉलर थे, वह लिटरली पूरा यार वो लेके भाग गए। ठीक है, और फिर जब वो यूज़र लेके अपने, भाग। हाँ यूज़र जब अपने अकाउंट में विड्रॉ कर रहे थे कि भाई मेरा जो यूएस डॉलर हमने जमा किया था भाई बिटकॉइन नीचे हमको वापस दे दो, क्योंकि उस टाइम थोड़ी वैल्यू गिरना स्टार्ट हो गई थी बिटकॉइन की 2014 के टाइम में। हम्म, भाई लोग भाई विड्रॉ कर ही नहीं पा रहे हैं, उनके अकाउंट में दिखा रहा है भाई तुम्हारे अकाउंट में कोई है ही नहीं। भाई लिटरली लोगों ने $100,000 भी लगाए थे यार, जिस टाइम उस टाइम तो उतनी नॉलेज थी नहीं, लोगों को लगता है यार बढ़िया इन्वेस्टमेंट है और हम्म। इन्वेस्ट किया जाए। तो भाई यार ये बेसिकली मतलब काफ़ी स्कैम, काफ़ी वो खतरनाक बहुत, स्कैम हुआ था। हाँ वो बहुत बड़ा स्कैम था। लिटरली उन्होंने एल्गोरिदम्स जो बनाए थे वो सिर्फ बिटकॉइन बिटकॉइन को डिस्प्ले करते थे, हाँ हाँ उसमें हाँ। एक्चुअल बिटकॉइंस नहीं थे, उसमें सिर्फ बिटकॉइन डिस्प्ले करते थे। और पता है, वो एक तरीके से कंप्यूटर हैक समझ लो कि उन्होंने उसमें वो कुछ भी नंबर ऑफ बिटकॉइंस डिस्प्ले कर सकते थे उसमें। और खाली उनका दिमाग ये था, उन्होंने लोगों से उन्होंने लोगों से यूएसडी लिए, और उनके अकाउंट में सिर्फ उतने बिटकॉइन दिखाए जितने जितने की वैल्यू उस रिवॉर्ड समय थी, थी। हाँ। और सबसे बढ़िया उनका प्लस पॉइंट ये था कि जैसे बिटकॉइन फ्लक्चुएट होता था, वैल्यू ऊपर नीचे होती थी, वही सेम चीज उनके जो वॉलेट क्रिप्टो थे वो भी ऊपर नीचे होता था। तो काफी अच्छा प्लान स्कैम था वो। तो हाँ हाँ और पता है, बेसिकली था ये कि क्रिप्टो लीगल नहीं था उस समय, तो गवर्नमेंट भी उन सबकी हेल्प नहीं कर सकती थी। हाँ, उस और टाइम वो पे ऐसा कोई जितने भी रूल्स एंड 500, रेगुलेशंस भी नहीं थे क्रिप्टो के ऊपर। हाँ, तो वो जो $500 मिलियन उनके पास आए वो लिटरली लीगल थे, और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई, और वो अभी भी काफी आराम से लैविश लाइफ जी रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्कैम करने के बाद समझ लो। हाँ, वो तो है ही। रोमानिया जैसी कंट्रीज में चले गए होंगे यूरोप में। रोमानिया तो और वो है भाई ना यूरोप की सबसे क्या बोलते हैं करप्ट कंट्री।